चलिए, सभी को इस अतिरिक्त सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे जो अतिथि हैं उनका मैं परिचय अभी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि उनको जो कार्य सौंपा गया है, दायित्व दिया गया है, इस को ध्यान में रखते हुए उनका परिचय नहीं दे रहा हूं। आप में से ही कोई है इनमें, और जो यहाँ पर परीक्षक के रूप में है उनसे निवेदन है कि आपको जिस तरह से कहा गया है, जिन जिन बिंदुओं पर आपसे चर्चा हुई है, उन चर्चाओं को आत्मसात करते हुए आप तटस्थ होकर के मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि दो अतिरिक्त जो रखा गया है परीक्षक के रूप में, उसका भी मूलभूत उद्देश्य यही है कि जितने भी यहाँ पर प्रतिभागी हैं उनका उनके द्वारा निर्मित जो पाठ्यक्रम है उनको मूल्यांकित किया जा सके। एक औपचारिक है, क्योंकि यहाँ पर सभी वरिष्ठ हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको इन सब से कोई लेना देना भी अब नहीं है, केवल स्वांतः सुखाय कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक प्रक्रिया रखी गई है, तो उस प्रक्रिया में हम सबको सहयोग करना है, हम सबको उसी के अनुरूप आना है। तो उसी को अनुगमन करते हुए यह आज रखा गया है। आपसे निवेदन यह रहेगा कि 5 मिनट का टाइम जो निर्धारित है, प्रारंभिक 5 मिनट को आप ध्यान में रखेंगे। उसके अतिरिक्त आज चूंकि संख्या बहुत कम है, तो इस कारण से उनको अधिक समय दिया जा सकता है, लेकिन मूल्यांकन जो होना है वह प्रारंभिक 5 मिनट जो है 4+1 उसी में मूल्यांकन होना है। और उसमें विशेष रूप से पाठ्यक्रम जो निर्धारित कर रहे हैं, उनका विभाजन जो किया जा रहा है, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। कंटेंट पर बहुत ज्यादा नहीं हम स्ट्रिक्ट रहे, क्योंकि अलग अलग विषयों से संबद्ध व्यक्ति हैं। मैं यहाँ पर केवल उनका रोल नंबर जो है वह यहाँ पर दिया जाएगा, और नाम भी रहेगा। आप रोल नंबर केवल ध्यान में रखेंगे, रोल नंबर के आधार पर उनका मार्क्स जो है भेजेंगे। उसके बाद फिर जिस तरह प्रक्रिया होगी वो विभागीय प्रक्रिया रहेगी। तो हम प्रारंभ करते हैं। पुनः एक बार विशेष रूप से दोनों अतिथियों का स्वागत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आज प्रथमतः जो स्लाइड है वो मैं दिखा रहा हूं, और उसके बाद यह अपना रिवाइज्ड, हाँ हाँ, रोल नंबर है 33 है। डॉक्टर हरीश महोदया है। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि। मेरे प्रस्तुतिकरण का विषय है पातंजल योग दर्शन व मन। इस प्रस्तुतिकरण में पातंजल योग दर्शन में वर्णित पातंजल योग दर्शन व मन विषयक मोक्ष आधारित प्रस्तुति की गई है। कृपया सिलेबस लिंक दिखाने का प्रयास करें। सिलेबस लिंक कितने पर है सर? 3 नंबर स्लाइड पर है। 3 नंबर। ये सर, हाँ जी हाँ जी, यही रेड में। तो इसका सिलेबस बनाया गया है, बीएससी ऑनर्स डीएससी कोर्स है ये, और ये 3rd ईयर के 6 सेमेस्टर के लिए बनाया गया है, और 4 क्रेडिट्स का है, 3+1। सर ये ट्यूटोरियल गलत हो गया, 3+1 ट्यूटोरियल है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास्ट है, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, दिस कोर्स एम्स टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ पतंजल योग दर्शन इन लाइफ and to make them aware of the theoretical and practical aspects of Yoga Darshan inherent in Sanskrit texts and apply them to live a better life. Graduates who read this course should be able to see that in order to bring balance in life, a proper understanding one's life situation is necessary. For this understanding, control over one's mind, that is chit or man, is an important tool. By reading this segment,
learners should develop a more balanced approach in life. And learning outcome of this syllabus is graduates who read this course will acquire the necessary tools for a balanced life. Students can learn how to improve concentration. They will be able to overcome depression, identify the causes for indecisiveness and confusion, and will learn how emotional stability can lead to clearer thinking. This course will help students to understand the importance of Ashtanga Yoga and Kriya Yoga for the purification of mind and overcome depression and distress in life. And now detailed syllabus is Unit 1. It is for 10 hours, and in Unit 1, introduction of Darshan Shastra, that is Astik and Nastik Darshan, and introduction of Patanjali Yoga Darshan. Then in Unit 2, concentration, concept of yoga, in Yog Sutra, Samadhipad, Dvitiya Sutra, Sampragyat and Asampragyat Yoga, it is also for 10 hours. And Unit 3, 10 hours, restriction of fluctuations by practice, that is Abhyas, and passionlessness, that is Vairagya, Yog Sutra 1.12-16. Then Unit 4 is divided into 3 parts. It is for 15 hours. First is 8 aids to yoga, that is Ashtanga Yoga. It is Yog Sutra, Dvitiya Sadhan Pad 29, 30, 32, 46, 49, 50, and Tritiya Pad 3.1 to 4. Then B part is Yoga of Action, that is Kriya Yoga, Yog Sutra 2.1. Then C part is 4 distinct means of mental purity, Chitta Prasadan, leading to oneness, that is Yog Sutra, Sadhan Samadhi Pad 33 Sutra. Then essential and recommended readings are also given. Compulsory readings are Patanjali Yoga Sutra and Patanjali Yoga Sutra Vyas Bhashya, and additional resources are Tattva Vaisharadi, Vachaspati Mishra, Yoga Vartik Vigyan Bhikshu, Yoga Darshanam Swami Satyapati Parivrajak, and Patanjali Yoga Darshan Dr. Suresh Chandra Srivastav. And internal assessment is also given in 3rd page. This is for internal assessment for continuous assessment as well as for theory paper, and continuous assessment is 35 marks plus 5 marks for attendance, and theory paper internal assessment is class test 12 marks, assignment 12 marks, and attendance 6 marks, total 30 marks. So the final score will be internal assessment plus final paper, final exam for 3 hours. 70 plus 90 is equal to 160 marks. So this is the syllabus of this course. Now coming back to our PPT, slide number 3 sir. और इस विषय की इसमें जो स्लाइड्स बनाई गई हैं पातंजल योग दर्शन व मन पर विषय वस्तु की सचित्र प्रस्तुति के उपरांत मूक्स कोर्स के निम्नलिखित 4 घटक तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। इससे संबंधित ऑडियो वीडियो व्याख्यान लिंक दिए गए हैं, संबंधित पाठ्य सामग्री लिंक दिया गया है, क्विजेज एंड असाइनमेंट्स दिए गए हैं और रेफरेंस बुक्स और चर्चा फोरम पर विचार किया गया है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, अथ योगानुशासनम, समाधि पाद के प्रथम सूत्र में योगा समाधि सच सार्वभौम चित्त से धर्म, इसमें योग शब्द, समाधि शब्द और मन की 5 अवस्थाएं क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र व निरुद्ध को बताया गया है। मन को के पर्यायवाची रूप में मन, चित्त, प्राज्ञ व बुद्धि शब्दों को बताया गया है और दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। और योग का प्रयोजन है सुख प्राप्ति व दुख निवृत्ति, योगो भवति दुःखः, श्रीमद् भगवद गीता में भी यही कहा गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इस डायग्राम में चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। मन की यदि गोल रूप में एक कल्पना करते हैं तो ये 5 अवस्थाओं में विभक्त है। अब
मन जो है इसकी केंद्रीय भूमिका है योग में, और मन सभी चित्त भूमियों में रहता है, चाहे वो क्षिप्त हो, मूढ़ हो, विक्षिप्त हो, एकाग्र हो अथवा निरुद्ध हो। नेक्स्ट स्लाइड। और योग में मन की केंद्रीय भूमिका पर विशेष प्रभाव डाला गया है, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम अपि च संकल्प विकल्पात्मको मनः। मनुष्य को निरंतर शिव संकल्प युक्त मन के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। नेक्स्ट स्लाइड। योग वास्तव में और कुछ नहीं अपितु जीवन जीने की कला है। योगः कर्मसु कौशलम अपि च समत्वम योगम उच्यते। योग एक ऐसे दीर्घकालिक धारावाहिक की भांति है जो जीवन पर्यंत चलता है। जिस दिन इसका प्रयोजन पूर्ण हो जाए उसी दिन यह धारावाहिक समाप्त हो जाता है। योग रूपी धारावाहिक में दो नायक हैं, जीवात्मा और मन। जीवात्मा परमात्मा के पास रहते हुए भी उससे अज्ञान पूर्वक बिछुड़ गया है। उसे ईश्वर को प्राप्त करवाने वाला मन है। मन जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का कार्य करता है। वह अधिक भूमिका मन की ही है। मन ही जीवात्मा को योग के सर्वोच्च शिखर पर ले जाता है, वह योगी बनाता है। इस प्रकार मन अधिनायक सुपर हीरो है। वस्तुतः यही योगी होना ही जीवात्मा का लक्ष्य है। श्री कृष्ण का तो साक्षात कथन है, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसमें मोक्ष आधारित जो घटक तत्व हैं, इसके ऑडियो वीडियो लिंक्स दिए गए हैं, जो इस समय खोलना ठीक नहीं है क्योंकि ये बहुत लेंथी है। और संबंधित दूसरा घटक तत्व है संबंधित पाठ्य सामग्री, इसको खोला जा सकता है। कृपया इसको खोलकर दिखाएं सर। संबंधित पाठ्य सामग्री। नोट परमिटेड। ओके सर, नो प्रॉब्लम। सर नेक्स्ट स्लाइड। सर इसमें क्विजेज एंड असाइनमेंट्स अगर ओपन हो पा रहा है तो। थर्ड क्विजेज एंड असाइनमेंट। परमिशन नहीं है आपकी तरफ से किसी का, लिंक केवल है, नोट परमिटेड शो हो रहा है। सर रेफरेंस बुक्स नहीं, ड्राइव का जितना भी है उसमें परमिशन नहीं है किसी का, ओपन नहीं कर रहा। ठीक है सर। सर आप मुझे मैं शो कर सकती हूँ कुछ, अगर मुझे बना दिए जाए को होस्ट। नहीं कोई बात नहीं है, हो गया है, आपने दे दिया है, इसको फिर शेयर कर देंगे हम। ठीक है सर। तो इस प्रकार इन निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि जो इन बिंदुओं के आधार पर मोक्ष के स्वरूप को सरलता से समझा जा सकता है। और ये जो क्विजेज एंड असाइनमेंट्स बनाए हैं, इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, जैसे जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, और एमसीक्यूज हैं। और असाइनमेंट्स में भी जो है असाइनमेंट क्वेश्चंस भी हैं, और डिस्कशन फोरम भी है कि मन की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की जाए। और असाइनमेंट क्वेश्चन में है कि इसका मन का एक डायग्राम बनाएं कि कैसे चित्त की अलग अलग स्थितियां हैं, और संप्रज्ञात समाधि क्या है, असंप्रज्ञात योग क्या है, तो ये सब इसके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से पातंजल योग दर्शन व मन पर ये जो मोक्ष का जो है पाठ्यक्रम तैयार करने का एक प्रयास किया है। धन्यवाद। श्री कृष्णार्पणमस्तु। तत्सत। नमो आप लोगों में से कोई इस पाठ्यक्रम से संदर्भित कुछ जिज्ञासा हो तो आप आज पूछ सकते हैं, कि आज प्रस्तुत करने वाले बहुत कम व्यक्ति हैं, इस कारण से ये दिया जा रहा है। तो एक बार अगर किसी को कोई जिज्ञासा हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, उस पाठ्यक्रम जो उन्होंने प्रस्तुत किया है उससे संदर्भित। चलिए, नहीं तो फिर आगे हम
सर जी मेरा एक प्रश्न है, मन और मोक्ष में क्या अंतर है सर? मन तो साधन है मोक्ष प्राप्ति के लिए। मन से विरक्ति तो परमावश्यक है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मोक्ष जो है वो तो हमारा साध्य है और मन तो एक साधन है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो परमात्मा ने बिना किसी भेदभाव के सभी को एक समान रूप से दिया है। और हम उसका कैसे प्रयोग करते हैं, भोग के लिए करते हैं या अपवर्ग के लिए, ये हमारे पर निर्भर है। तो जैसे जो चलिए अन्य कोई प्रश्न करते हैं जो स्ट्रक्चर जो है उस पर प्रश्न करें, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि कंटेंट तो वेरी कर सकता है, वो तो बात की बात है। अब ये है जो कि स्ट्रक्चर जो है, जो स्ट्रक्चर इन्होंने प्रस्तुत किया है उस स्ट्रक्चर को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर जो प्रशिक्षण हम लोग प्राप्त कर रहे हैं वो है जो कि आप एक पाठ्यक्रम कैसे डिजाइन करेंगे, हाँ, किस तरह से डेवलप करेंगे, उसके लिए है। कंटेंट तो अलग अलग परिवर्तन होगा, वो चलेगा इस तरह। अभी कह रहे हैं जो कि लिंक ओपन नहीं हो रहा है, जानबूझकर लिंक ओपन नहीं है, वो आधा घंटा व्यतीत होने के बाद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नेक्स्ट अभी जो मैं देख रहा हूँ ये डॉक्टर श्रीमित्र हैं, इनका प्रेजेंटेशन यहाँ पर होना है। नमो नमः सभी को। मैं डॉक्टर श्रीमित्रा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रांची डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से आप सभी का आभार एवं अभिनंदन करती हूँ। मेरा ये प्रथम प्रयास है तो मुझे थोड़ा इसका आइडिया नहीं था। अभी मैंने पहला प्रेजेंटेशन देखा, किस तरह से होना चाहिए था, फिर भी मेरा एक प्रयास है, तो आशा करती हूँ कि मैं इसमें आगे और इसमें सुधार कर पाऊंगी। तो मेरे इस प्रेजेंटेशन का विषय है आश्रम व्यवस्था। हम लोगों ने एक पंक्ति संस्कृत की सभी लोग परिचित हैं, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। तो इसमें उद्यम शब्द जो है वो परिश्रम को बता रहा है। तो इस परिश्रम का वास्तव में हमारे जीवन में क्या सही प्रयोग हो रहा है, उसी परिश्रम शब्द के लिए यहाँ जो आश्रम शब्द को मैंने रखा है, इस आश्रम को समझाने के लिए इसका एक पाठ्यक्रम जो कि आज के वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है, इसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। सर दूसरी स्लाइड प्लीज। क्योंकि ये जो आश्रम व्यवस्था का पाठ्यक्रम मैं समझ रही हूँ कि मुख्य कोर्स में होना चाहिए, मेरे समझ से मनुष्य का जो एक संपूर्ण विकास है, मनुष्य के जीवन का जो एक संपूर्ण विकास है, उसके लिए उसको इस आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत यदि व्यवस्थित किया जाता है तो क्या होता है कि वह एक अच्छे सुचारू रूप से अपने जीवन को संचालित कर पाता है। और यही इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है कि मनुष्य क्या कर पाए, अपने धार्मिक अनुष्ठानों को, सामाजिक सेवा को और आध्यात्मिक विकास को समझ पाए, किस प्रकार से इसी विषय को इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। दूसरी स्लाइड प्लीज सर। इसका जो लक्षित दर्शक होगा, जिस तरह से मुझे मिला था पॉइंट, उस हिसाब से ही मैंने ये पीपीटी अपना प्रेजेंटेशन तैयार किया है। जब हम इस पाठ्यक्रम को रखते हैं विद्यार्थी के सामने, या जब आता है ये हमारा पाठ्यक्रम बन करके, तो इसका विशेष लाभ किसको होगा? विशेष लाभ मिलेगा, इससे आध्यात्मिक विकास होगा, जो विद्यार्थियों के लिए आज के समय में बहुत आवश्यक है। साथ ही विद्यार्थी अपने संस्कृति से परिचित होगा। इसके लिए मैं एक वर्तमान समय का उदाहरण देना चाहूंगी कि एक केरला में एक मूवी आई थी जिसमें धर्म के विषय को लेकर के दिखाया गया था कि कैसे हॉस्टल की बच्चियों ने उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। उसका रीजन क्या था? बच्चे आजकल धर्म को जान ही नहीं रहे, अपनी संस्कृति को जान ही नहीं रहे हैं। और यदि इस तरह का विषय उनके पाठ्यक्रम में रखा जाए और वो भी इस तरह से ऑनलाइन कोर्स के अंतर्गत यदि रखा जाए, तो ये सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं सुनेंगे, बल्कि उसके परिवार में भी इस तरह की जानकारी पहुंचेगी। क्योंकि इसमें मेरा एक अनुभव भी रहा है
मैंने भी कोरोना काल में जब ऑनलाइन क्लास लेती थी, तो जब मैं पढ़ाती थी तो बाद में बच्चों का फीडबैक आता था कि मैम जब आप पढ़ाते हैं तो मेरी मम्मी भी साथ में बैठ के सुनती हैं। आप जो जिस तरह से उच्चारण करते हैं, जिस तरह से संस्कृत के श्लोकों को बोल के पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अगर इस तरह का विषय हम ऑनलाइन कोर्स में डालेंगे तो समाज में परिवर्तन के साथ-साथ बच्चों का विकास बहुत अच्छे से होगा। तो मेरे पाठ्यक्रम में इसको रखने का उद्देश्य यही था और साथ ही बच्चे मूल्यों को समझेंगे, किसके सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने मूल्यों को समझेंगे। तो ये 3-4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूक कोर्स में आश्रम व्यवस्था इस कोर्स बनाना चाहती हूँ। सर नेक्स्ट स्लाइड। फिर हम अगर इसका पाठ्यक्रम का सारांश देखते हैं कि इस पाठ्यक्रम में क्या-क्या रखा जाएगा। तो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम बच्चों को बताएंगे कि आश्रम व्यवस्था का उद्भव विकास कैसे हुआ, क्योंकि आजकल भारतीय संस्कृति से विद्यार्थी वैसे भी परिचित नहीं है, उनको इसका परिचय जरूर कराना पड़ेगा। तो उसको पहले परिचय के रूप में दिया जाएगा, फिर उनको उनके सिद्धांत के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब इसका उद्भव हुआ, आश्रम व्यवस्था की जब एक नींव पड़ी, तो मनुष्य का एक जो जीवन माना गया था कि 100 वर्ष मनुष्य जीता है, उसमें 4 भागों में बांटा गया उसको और 0 से 25 वर्ष तक को ब्रह्मचर्य आश्रम में रखा गया। उसके बाद आपका 75 तक रखा गया उसमें गृहस्थ आश्रम में, 75 के बाद वानप्रस्थ में और उसके बाद संन्यास आश्रम में। जब इस तरह से व्यवस्थित रूप से वो जानेंगे अपने आश्रम के इन सिद्धांतों को, तो वास्तव में वो अपने जीवन को एक संचारित कर पाएंगे सुचारू रूप से। फिर इसमें जो इसके प्रकार हैं कि किस प्रकार से वो जान पाएंगे कि कौन से आश्रम किस तरह का उनको ज्ञान दे रहे हैं। जैसे हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम शैक्षणिक आश्रम के अंतर्गत आ जाता है, गृहस्थ आश्रम हमारा सामाजिक सेवा के अंतर्गत आ जाता है और आध्यात्मिक आश्रम हमारा आ जाता है वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम अंतर्गत। तो ये हमारा पाठ्यक्रम में मेरा रखने का उद्देश्य है, यही इस पाठ्यक्रम का सारांश रहेगा। सर अगली स्लाइड। इसमें इसकी संरचना की गई है, किस किस प्रकार से इसमें पाठ्यक्रम में विषय रहेगा। तो सर्वप्रथम इसका परिचय दिया जाएगा, जीवन के सिद्धांतों की व्याख्या की जाएगी, आश्रम के प्रकारों को अच्छी तरह से विस्तृत रूप से समझाया जाएगा, जीवन में उसका क्या उपयोग रहेगा, दैनिक जीवन में आश्रम व्यवस्था का क्या उपयोग है, क्या उसका उससे लाभ है, ये सब हम इसके अंतर्गत रखें। साथ ही आधुनिक समय में आश्रम व्यवस्था की जो प्रासंगिकता है, इसका ज्ञान कराना विद्यार्थियों को आज के समय में बहुत आवश्यक है और इसके मूल्यांकन और प्रमाण पत्र का भी इसके अंतर्गत समावेश किया गया है। अगली स्लाइड प्लीज सर। इससे संदर्भित पुस्तकें, जिसमें प्रमुख पुस्तक हम सभी जानते हैं कि मनुस्मृति हमारा सबसे पहला ग्रंथ आता है जो कि हमें आश्रम व्यवस्था के बारे में बताता है। धर्मशास्त्र आदि के ग्रंथ आते हैं, वेद उपनिषद में भी हमें इसके बारे में पता चलता है आश्रम व्यवस्था के बारे में। और आधुनिक संदर्भ में देखें तो बहुत सारे कार्य इस पे हुए हैं जिनमें हमें आधुनिक समाज से आश्रम व्यवस्था से संबंधित बहुत सारे संदर्भित ग्रंथ मिल जाते हैं जिनके इस पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। हाँ, फिर वही है जैसा कि कोई भी पाठ्यक्रम यदि हम करते हैं तो उसका एक प्रमाण पत्र जो दिया जाता है, तो उसके लिए कुछ नियम होंगे, जैसे कि जो भी इसके मॉड्यूल रखे गए थे कि आपको इसका परिचय को जानना होगा, जो भी इसका कोर्स है, विषय है, उसको पूरा करना होगा, उसका अच्छे से मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही इसमें कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी बच्चों को दिया जाएगा, जिसके पूर्ण करने पर ही क्या होगा, बच्चों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अंतिम स्लाइड प्लीज सर। तो मेरा मूक पाठ्यक्रम में इतना ही विषय था और इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं। स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, कंटेंट मैडम यस सर। हेलो हाँ एक सवाल है मेरा। हाँ जी। दो बातें हैं, एक तो कुछ इको कर रही है आवाज में। अब बोलिए एक बार सर। हाँ, मेरा सवाल था कि बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको समझाने का प्रयास किया, एक अच्छा कोर्स होगा,
और दूसरी बात है कि जैसे आपने कहा कि बच्चों को नहीं मालूम है या लोगों को नहीं मालूम है, केरल का उदाहरण लेते हुए आपने कहा कि धर्म परिवर्तन क्यों होता है, या धर्म की जानकारी के अभाव में ये धर्म परिवर्तन होता है। तो पहली अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें क्या धर्म परिवर्तन संभव हो सकता है? तो धर्म परिवर्तन और कन्वर्जन में मूलभूत अंतर क्या है? क्योंकि धर्म का परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। तो अगर लोग ये कर रहे हैं तो मूलतः वो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, मत परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए जो हिंदी के अंदर जो या अखबारों के अंदर जो धर्म परिवर्तन कर लिया, ये जो लिखा जा रहा है ये अपने आप में ही बहुत खतरनाक तरीके से लिखा जा रहा है। वहां पर है कि मत परिवर्तन हो रहा है, चेंज ऑफ फेथ है। लेकिन धर्म, अब मान लिया आंख का धर्म है धारण करना, तो क्या आंख अपने धर्म का परिवर्तन कर सकता है? सूरज का धर्म है प्रकाश देना, तो वो अपना धर्म क्या वो परिवर्तन कर लेगा? क्या प्रकाश ना दे के वो पानी बहा रहा है या मतलब वो अंधेरा दे रहा है? ये सवाल मतलब जो आपका प्रश्न है, मुझे लग रहा है कि इसको बहुत ही स्पष्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेक्स्ट आपका बनेगा। दूसरा है कि जो हमने स्वयं भी यहाँ चर्चा की थी कि जब आपने लग रहा है थोड़ा सा आप थोड़ा मुझे लग रहा बोलते समय वो नहीं कर पाई, आप 75 साल तक आप गृहस्थ आश्रम को ले गई। वो मुझे लग रहा कि वो आप अनजाने में आपसे हुआ है। 25 साल ये ब्रह्मचर्य की बात की गई है, 25 से 50 साल गृहस्थ आश्रम की बात की गई है, 75 साल तक 50 से 75 वानप्रस्थ की बात की गई है। उसके बाद से 75 से लेके 100 साल तक इसमें फिर आपके संन्यास की बात की गई है। और एक और इसमें सवाल आ रहा है जिसको आप जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि जो 4 आश्रम की चर्चा की गई है और हमारे पास 4 कर्मों की बात की गई है, 4 पुरुषार्थ की बात की है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इनका क्या संबंध है इस आश्रम व्यवस्था के साथ? अगर इस बात को भी लाएंगी तो चीजें बहुत अच्छा ये पेपर आपका तैयार हो जाएगा। ये इसमें मेरे सवाल भी हैं और मुझे लग रहा है कुछ सवाल का जवाब भी है। तो एक तो आप थोड़ा सा बताएं कि धर्मांतरण क्या संभव हो सकता है, कि वो मत परिवर्तन है, कन्वर्जन इज पॉसिबल। जो धर्म परिवर्तन हम लोग बार बार अखबार वाले भी इस्तेमाल करते हैं, या मेरा भी कहना है कि जैसे ईसाई धर्म नहीं है, ईसाई रिलीजन है, इस्लाम धर्म नहीं है, इस्लाम एक मजहब है। जब तक आप इसको परिभाषित नहीं करेंगे तो हमारे नेता, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे पत्रकार ये मतलब विश्व फैलाते रहेंगे अज्ञानता का, और मुझे लग रहा है ये अनर्थ होगा। तो एक मुझे लग रहा है कि अच्छा पेपर है, इसमें इन बातों को जोड़े। और कुछ जो मेरे सवाल थे अगर उसका भी थोड़ा जवाब भी दे देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। चलिए जी सर। आपका हाँ, वो मेरा समय का थोड़ा सा त्रुटि हो गया था, वो मैंने गृहस्थ और वानप्रस्थ दोनों जोड़ करके नहीं था, वो गलती से हो गया था, मैं स्वीकार करता हूं। और जैसा आप प्रश्न कर रहे थे धर्म और धर्मांतर की जो बात कर रहे हैं, तो वास्तव में देखा जाए तो ये धर्म की परिभाषा ही अब समाज में एक क्या कहते हैं विकृत रूप में आ गई है। तो आपका कहना ठीक है, हम उसको धर्म नहीं कह सकते हैं, वो मत ही है कि वो उसके विचार हैं अपने, वो उस अब जैसे अब हिंदू जो लोग हैं वो अपने विचारों के आधार पर अपने जीवन को चला रहे हैं, वो धर्म के आधार पर तो नहीं ना चला रहे हैं, हम उसको धर्म के नाम से परिभाषित कर दे रहे हैं। वास्तव में वो उस हिंदू के अपने विचार हैं कि वो ईश्वर को मानता है, इस तरह से मूर्ति पूजा मानता है, और जो ईसाई है वो दूसरी तरह से अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। तो ये आपका सही है प्रश्न कि वो धर्मांतर नहीं कह सकते हैं, वो मत परिवर्तन ही है। और मेरा प्रथम प्रयास था, मुझे अंदाजा नहीं था कि कैसे बनाना है। कहना तो मैं बहुत कुछ चाह रही थी, थोड़ी सी अभ्यास भी कम रह गया मेरा शायद, इसलिए उतना अच्छा प्रेजेंटेशन। बहुत अच्छा प्रयास है। अगले प्रयास में मैं इससे अच्छा कोशिश करूंगी। थैंक यू। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत एक मिनट म्यूट कर लेंगे। हाँ,
अब इसके अनंत जिनका हमें प्राप्त हुआ है उनको प्रस्तुति के लिए अभी यहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका पीडीएफ के रूप में मात्र आया है, और 2 लोगों का जो आया है वो हैंड रिटेन है, तो उसको अनुमति अभी नहीं दिया जा रहा है। वो अनिवार्य रूप से 26 को ही प्रेजेंट करें, ये बेहतर रहेगा। एक निशिकांत प्रेजेंट करना चाह रहे थे, जिन्होंने कहा जो कि मैंने पीपीटी तैयार किया है लेकिन मैं भेज नहीं पाया हूँ। तो अगर ऐसे कोई है जो कि भेज नहीं पाए लेकिन पीपीटी रेडी टू हैंड है, तो उनको अवसर दिया जा सकता है, क्योंकि आज जानबूझकर किस लिए रखा गया था कि कुछ लोगों का ये था जो वर्किंग डे में हमें करना कठिन होगा, इसीलिए स्पेशली रखा गया था। लेकिन वो जिनके लिए रखा गया था बस उतने ही कुछ व्यक्ति रह पाए। मेरा था जो कम से कम 50-50 बढ़ जाएगा तो आगे के लिए बेहतर होगा। तो अगर कोई रेडी टू हैंड अगर होंगे तो उनको अवसर दिया जाएगा, अन्यथा हमारे मध्य आज अतिथि के रूप में विद्यमान है प्रोफेसर मखलेश उपाध्याय महोदय। आप सदाशिव परिसर में पुराने इतिहास विभाग में हैं और इससे पूर्व भी आप मैनपुरी में प्राचार्य पद को सुशोभित कर चुके हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा कि 2 शब्द उद्बोधन के रूप में दें। अधिक समय हम लोग नहीं यहाँ पर आज देंगे, क्योंकि जितने भी उपस्थित हैं उनकी संख्या और उसके साथ साथ उपस्थापन करने वालों की संख्या बहुत कम होने के कारण आज पूरा 1 घंटे का नहीं रखेंगे हम लोग। तो इसको ध्यान में रखते हुए आचार्य मखलेश उपाध्याय महोदय आपका उद्बोधन चाहेंगे हम लोग। अगर आप जुड़े हुए हैं जी। हाँ सर। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। परमादरणीय इस आभासी पटल के आयोजक, मूक कोर्स के निर्माण के लिए प्रतिभागीगण, विशेष परिचय तो मुझे नहीं है, बट लेकिन मैंने 2 जो मॉड्यूल पाठ्यक्रम मूक पाठ्यक्रम निर्माण की विधि को सुना देखा, दोनों का ही डॉक्टर हरीश नागपाल जी का था। निश्चित ही जो पाठ्यक्रम का विभाजन उन्होंने किया है अच्छा है। अधिक दूसरा था डॉक्टर श्री मित्रा जी का आश्रम व्यवस्था के ऊपर। ये विषय तो बहुत विस्तृत है, मनुस्मृति में ही आश्रम व्यवस्था है ऐसा नहीं है, वेदों में है ये भी नहीं है, लेकिन इसका विस्तृत वर्णन, सारी व्यवस्था विभाजन पौराणिक वाङ्मय में प्राप्त होता है। स्मृतियों का भी तो ये विषय है ही, और आश्रम व्यवस्था के ऊपर उनका जो कंटेंट या क्रेडिट का विभाजन तो कुछ ऐसा हमें पता नहीं चला, लेकिन क्रेडिट आदि का विभाजन अगर करके किया गया है तो उत्तम है। लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि अभाव हुआ है समाज में, लोग मानने वाले भी कम हो रहे हैं। आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आज जो नई पीढ़ी है बिल्कुल नहीं सुनना चाहती है, लेकिन ऐसे में उनके द्वारा जो बनाया गया यह मूक कोर्स है, निश्चित ही अगर ऐसा कोर्स बनाया जाए, उसको परिष्कृत परिमार्जित किया जाए तो बहुत ही उत्तम है। थोड़े समय में लोग आश्रम व्यवस्था को समझ सकते हैं।
इस प्रकार से आदरणीय झा जी का यह प्रयास और बहुत अच्छा है। आज जैसे 2 ही प्रस्तुति हो पाई, उन्होंने हमें निवेदन किया था कि आप थोड़ा उपस्थित रहिएगा, तो मैं उनके निवेदन को स्वीकार किया और उपस्थित रहा। मुझे सुंदर लगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का आभार प्रकट करते हैं, आप सभी को प्रणाम करते हैं और निश्चित ही यह प्रयास अति उत्तम है, सार्थक है। जय जगन्नाथ। प्रणाम बहुत बहुत आभार महोदय। आज क्योंकि यह निर्धारित प्रस्तुति का कार्यक्रम निर्धारित 26 के लिए रहा है, किंतु कुछ लोगों का निवेदन था जो कि वर्किंग डे में थोड़ी समस्या हो सकती है, तो इस कारण से आज रखा गया। उनमें से भी उन्हीं की प्रस्तुति चयनित की गई जिनका उस मानक पर खरा उतरा था, उन्हीं को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। इसलिए पीपीटी हम अपने साइड से जो प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका कारण यही है कि पहले एक बार पीपीटी का परीक्षण हो जाता है, रेक्टिफिकेशन के लिए भी दिया जाता है। आज भी जिनका प्रस्तुति हुआ था उनमें भी रेक्टिफिकेशन के लिए भेजा गया, वो हो करके आ जाता है तब जाकर के, क्योंकि जब आप उपस्थापित करते हैं तो अनिवार्य रूप से वह दूसरे के लिए आदर्श होना चाहिए। और आज जो दोनों प्रस्तुति हुई है वस्तुतः बहुत ही बेहतर है। बाद में इन्होंने जो प्रस्तुत किया है श्री मित्र महोदया ने, इन्होंने एआई को भी बहुत बेहतर तरीके से पीपीटी में एआई को इंक्लूड करते हुए प्रस्तुत किया है। तो अच्छा है जो कि इस तरह का प्रयास अगर हो रहा है हम लोगों के स्तर पर, एक अच्छा है। और आज बहुत शॉर्ट नोटिस पर मखलेश उपाध्याय महोदय को आमंत्रित किया गया था, तो आप 26 को पुनः हम लोगों के साथ रहेंगे। उस दिन आपका उद्बोधन हम लोग विस्तृत सुनेंगे। तो यह 26 को लगभग 231 के आसपास निबंधित हैं, जिनमें 120 प्लस जो हैं वो निरंतर हैं। तो उस दिन 26 को यथासंभव प्रयास करेंगे, 26 को नहीं तो 27 को पूरा कवर हो पाएगा, इस तरह से हमारा है। और इसी के साथ आज हम यहाँ पर इस सभा को संपूर्ति करने के लिए आगे बढ़ेंगे। उससे पूर्व हमारे विभागाध्यक्ष महोदय से हम निवेदन करेंगे कि 2 शब्द आप आज की जो अतिथि हैं, क्योंकि उनको शॉर्ट नोटिस पर बुलाया गया और यहाँ तक कि संपूर्ण सूचना आपको भी उनका परिचय वगैरह नहीं भेजा गया। आप पूरी परिसर में आप यहाँ ये पुराने इतिहास विभाग में आप वरिष्ठ आचार्य के रूप में हैं, और इससे पूर्व आप मैनपुरी में आदर्श महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में थे। और दूसरे हमारे जो आज अतिथि के रूप में रही हैं वो डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदया हैं, जो आप IKS सेक्शन में हेडक्वार्टर में हैं CSU में। तो आप दोनों का स्वागत है और विभागाध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि 2 शब्द आप धन्यवाद स्वरूप आज का सभा की संपूर्ति हेतु बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। सबसे बड़ी बात है कि सामान्यतः हम लोग जब किसी भी कार्यक्रम की चर्चा करते हैं तो मुझे याद है कि दीपिका जी की चर्चा बराबर हमारे विपिन जी करते थे, और बहुत सारी जो मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं, उसमें बहुत सारा सहयोग हम लोग अपेक्षित भी करते हैं। और साथ साथ में हम प्रयास करेंगे कि जो हम काम करें उसमें ज्ञानवर्धन में वो कोई न कोई अपना योगदान हो। मुझे लग रहा पूरी कैंपस की भी चर्चा विपिन करते हैं, प्रोफेसर साहब की चर्चा मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अपना समय निकाल के आपने भी अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित किया। तो मैं विभाग की तरफ से और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज रविवार था, मुझे लग रहा कि 5 और 6 तारीख को भी जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं सैटरडे और संडे है। तो हमारे अभी चर्चा हो रही थी कि छुट्टियों में मतलब छुट्टियों को लेके आदमी बहुत संवेदनशील होता है, लेकिन मैंने कहा कि भाई हमारी परंपरा में छुट्टी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे ये अब्राहम की परंपरा से निकल के आया है।
तो वहां पर गॉड ने 7 दिन के अंदर या खुदा ने 7 दिन के अंदर जब जमीन बना दी, यानी पूरा ये ब्रह्मांड रचा, तो उसमें एक दिन उनको रेस्ट डे चाहिए था, सबा, तो सैटरडे हो गया। कुछ लोगों ने उसको कहा सैटरडे हम नहीं सेलिब्रेट करेंगे, यहूदियों ने सबा मनाया, सैटरडे उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ने कहा कि भाई ये हमारे संडे इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने संडे कर लिया। अब फिर बाद में परंपरा आई, उन्होंने कहा कि हमको फ्राइडे, जुमा हमें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हमारे ऊपर क्या रहा कि जो गुलामी का दौर था, तो हमने इन तीनों को ही लगभग मान लिया। तो भारतवर्ष में कुछ विश्वविद्यालय है जहाँ की फ्राइडे को भी कोई क्लासेज वगैरह नहीं होती है, छुट्टी हो जाता है, सैटरडे वैसे ही छुट्टी रहती है और संडे भी छुट्टी रहती है। तो हम लोगों ने संस्कृत विभाग, वैदिक स्टडी ने लगभग हम लोगों ने एक तरह से, क्योंकि हमारे यहाँ हमने देखा कि सब लोग काम करते हैं, मैं भी सैटरडे आता हूँ, संडे आता हूँ, विपिन तो निरंतर कार्य करते रहते हैं, हमारे रमेश जी को भी हम देखते हैं कि घर और, तो मैं सोचता हूँ कि घर और भी नहीं बसा रहे हैं, ना ही घर जा रहे हैं, तो बड़ी इनकी चिंता भी मुझे होती है गार्जियन होने के नाते, और बेचारे मौन में रहते हैं। तो बहुत हम सब, तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए मैं सैटरडे संडे की छुट्टी भी दूंगा, लेकिन मतलब ये परंपरा बहुत अच्छी है विभाग की, कि कभी हम लोग छुट्टी को लेके बहुत संवेदनशील नहीं होते हैं, और लगता है कि निरंतर सब दिन हम सबका है, सब दिन प्रकृति का है। और शायद ये भारतीय परंपरा रही है कि कोई ब्रह्मांड अनंत अनादिकाल से चला, अनंत अनादिकाल तक चलेगा, और ये बहुत सारी परंपराएं हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और मैं मूलतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सोशल साइंस का हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और एक इंटरेक्शन हो रहा है, क्योंकि बहुत विषयों के बीच में बहुत गैप है। मतलब वही अंधे और हाथी वाली बात है कि कोई पूछ को लेके कह रहा है ये अंतिम सत्य, कोई सूढ़ को लेके कह रहा है। पहली बार ये नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर वो हाथी को हम सामने रख के अब हम चर्चा कर रहे हैं, अंतर अनुशासनात्मक चर्चाएं हो रही हैं, तो संभवतः एक दूसरे इससे बहुत सीखेंगे। ये मूक का कार्यक्रम, ये जो एक वोकेशनल एक महीने का जो ये कार्यक्रम है, मुझे लग रहा है हम लोग, मेरे लिए भी स्वयं, मेरे विभाग के लिए, और ये पूरे जो भौतिक जगत है उसके लिए फायदेमंद होगा। तो आज आप लोग संडे को निकाल के टाइम आए, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आभार। अब आज यहीं पर इसको सभा को समाप्त करते हैं। अन्य जिन लोगों का पीपीटी वगैरह आया हुआ है पीडीएफ के रूप में या अन्य तरह से, उनसे पुनः निवेदन रहेगा कि वो फिर से हमें पीपीटी मात्र भेजें, और जिस तरह आज आपने देखा एक आदर्श आपको दिखा, उसी तरह का पीपीटी आप रखेंगे। 8 से 10 स्लाइड मैक्सिमम होना चाहिए, और जिसमें कि एक पाठ्यक्रम का जो भी प्रारूप है वो प्रारूप दिखे, इस तरह का होना चाहिए। ये एक दिन पहले अनिवार्य रूप से आप भेजेंगे, तभी जाकर के होगा। उस दिन सम्मर्द अधिक रहेगा, क्योंकि उस दिन 100+ लोग रहेंगे प्रेजेंट करने के लिए, और 2 घंटे का दिया गया है, तो 3 घंटे तक हम लोग जा पाएंगे। और इसीलिए अनिवार्य रूप से उस दिन 5 मिनट से अधिक किसी को किसी भी स्थिति में नहीं दिया जाएगा। आज चूंकि समय पर्याप्त था, तो उस कारण से दे दिया गया, नहीं तो 4+1 मिनट जो है, इसी तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर करें। और बस इसी के साथ हम यहाँ पर आज सभा को संपूर्ण करते हैं। जितने व्यक्ति आए हैं, अटेंडेंस अनिवार्य रूप से आप उसको ओपन कर दिया गया है, आप भर सकते हैं। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद।